everyone. Welcome back to our channel Fight for Your Dreams. So let's fight with me. I am Amandeep. As you know, हम कवर कर रहे हैं भारत की कला और संस्कृति, जिसके अंदर हम पहुंच गए हैं मौर्य कला तक। ठीक है, मौर्य काल की कला तक हम देख रहे हैं कि मौर्य काल के अंदर कला के कौन कौन से क्षेत्र के अंदर विकास हुआ। ठीक है, दरबारी कला के अंदर हमने महल देख लिए थे, स्तंभ देख लिए थे, स्तूप देख लिए थे। महल हमने देख लिए थे जो पाटलिपुत्र की राजधानी और कुम्भलहार में बनाए गए थे, किस लिए? मौर्य साम्राज्य के वैभव को प्रतिबिंबित करने के लिए, है ना। और ये जो महल थे वो हमारे ईरान के पर्सेपोलिस के अकमेनियन महलों से प्रेरित थे। इसके अलावा ये महल लकड़ी के बने हुए थे। स्तंभों के बारे में हमने जान लिया था, इसके अंदर शाफ्ट और कैपिटल लगा होता है। शाफ्ट मुठ होता है, एक ही पत्थर से काटकर बनाया गया होता है। और ये जो कैपिटल है ना, कैपिटल को हमने अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में यूज़ किया है, जिसके अंदर अलग अलग जानवरों के चित्र बनाए हैं। और ये जानवर जो हैं वो अलग अलग बातों को प्रदर्शित करते हैं जो बुद्ध काल से संबंधित थी। ठीक है, फिर हमने स्तूपों के बारे में जाना था। स्तूप हमें पता है शवाधान टीले होते हैं, वैदिक काल से चले आ रहे थे, लेकिन बाद में इसको धीरे धीरे इसके अंदर डिज़ाइन चेंज होते गए। ठीक है, फिर उसके बाद में जब महात्मा बुद्ध का काल आया, उस वक्त स्तूपों के निर्माण के अंदर बहुत ज़्यादा विकास देखा गया, है ना। उनके ये हमारे अशोक थे, उनके राज्यकाल के अंदर ही 84,000 स्तूप हमने देखे थे कि 84,000 स्तूप बनवाए गए थे। ठीक है, जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में 9 स्तूपों का निर्माण करवाया गया था, जिसके अंदर 8 के अंदर तो उनके अवशेष रखे गए थे महात्मा बुद्ध के, और 9वें के अंदर मूल बर्तन रखा गया था जिसके अंदर महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे गए थे। ठीक है, तो हमने ये पूरी सारी बातें देख ली थी। हमने देख लिया था कि सांची का स्तूप सबसे फेमस है, और प्राचीनतम जो स्तूप है वो पिपर हवा है, जो कि यूपी के अंदर स्थित है, उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने कल देख ली थी। समरी मैंने आपको अब 1 मिनट में बता दी है। अब देखिए, हमने जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड हम आंसर कर सकते हैं। जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं हम अगर उसे लिखेंगे तो क्या दिक्कत है। जो चीज़ें हमने नहीं पढ़ी है वो तो बात की बात है, वो तो हम कवर कर ही लेंगे, लेकिन जो हमने पढ़ा है उसको हम अगर आंसर नहीं करेंगे तो वो क्या है कि वाष्प बन के उड़ जाएगा, है ना, वो वेपर हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब तक आप उसे लिखेंगे नहीं तब तक उसका लर्न करने का, पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। पढ़िए, याद कीजिए और लिखने की कोशिश कीजिए, साथ साथ में क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। हमने अभी तक हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान लिया था, हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला को हमने देख लिया था, तो उसी के से रिलेटेड हम क्वेश्चन समझेंगे। हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला को समझाते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसकी आवश्यकता को समझाइए। अगर आपने हड़प्पा सभ्यता वाला टॉपिक अच्छे से सुना है तो आप इस आंसर को बिल्कुल अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, आप जान चुके होंगे कि हड़प्पा सभ्यता की जो वास्तुकला थी वो आज के परिप्रेक्ष्य में कितनी आवश्यक है, किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता का ढांचा तैयार किया गया था, है ना, मकानों का, सड़कों का, भवनों का, है ना, ये सब जो निर्माण थे उसी निर्माण को आज के परिप्रेक्ष्य में हम कैसे देख सकते हैं, हमें क्या सीख लेनी चाहिए, यही क्वेश्चन कह रहा है। और स्तूपों के बारे में व्याख्या करनी है, स्तूप किस तरीके, कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक ये विकसित हुए, विकास की दृष्टि से इसके बारे में बताना है। और प्राचीनतम स्तूप के बारे में आप गूगल से सर्च करेंगे, ठीक है, थोड़ा आप करेंगे ना तो लर्न करना आसान हो जाएगा। नाम मैंने बता दिया है, यूपी में ही है, लेकिन आपको इस स्तूप के बारे में और जानकारी इकट्ठी करके लिखना है। ओके, डन। ये क्वेश्चन आप लिखिएगा, ट्राई कीजिएगा, लिखेंगे तो ही लिख पाएंगे, तभी हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। ओके, प्रैक्टिस ही हमें परफेक्ट बनाती है। कोई भी चीज़ है ना, उसकी प्रैक्टिस के बिना हम उसको बेस्ट बना नहीं सकते। आज हम देख सकते हैं, आज हम देखेंगे मौर्य कला के अंदर लोकप्रिय कला। ठीक है, मौर्य कला और स्थापत्य कला के अंदर हमने दरबारी कला देख ली थी, जिसमें महल और ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। आज हम लोकप्रिय कला देखेंगे, लोगों के द्वारा कला को किस तरीके से प्रोत्साहन दिया गया था। लोगों के द्वारा गुफाओं को, गुफा स्थापत्य कला, मूर्ति कला और मृद भांड कला को प्रोत्साहन दिया गया था। ये व्यक्तिगत प्रयासों के द्वारा इस कला को, कौन कौन सी कला को, गुफा कला को, मूर्ति कला को और मृद भांडों की कला को अभिव्यक्ति मिली थी, पहचान मिली थी। ठीक है, इन्हें एक साथ कला और स्थापत्य कला के, देखो, कला और स्थापत्य कला के रूप में, लोकप्रिय रूपों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। देखो, कला और स्थापत्य कला के रूप में इकट्ठा ही कला और स्थापत्य कला, स्थापत्य कला के अंदर गुफा कला आ रही है, गुफा स्थापत्य कला आ रही है, मूर्ति कला आ रही है, और उसके अलावा जो मृद भांड है, वो सब चीज़ें हम इकट्ठे करके सिर्फ लोकप्रिय के रूप में, लोकप्रिय कला के रूप में वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, लोकप्रिय कला के अंदर सबसे पहले आ रही है गुफा कला। गुफा कला जो है वो
किस काल के अंदर बहुत ज़्यादा आगे आई, चरम पर आई? ये आई हमारे बौद्ध, महात्मा बौद्ध के काल के अंदर, ठीक है। इस अवधि में चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई जाती थी। ये जो गुफा होती थी ये चट्टानों को काटकर बनाई जाती थी। वैसे ये गुफाएं भिक्षु भिक्षुणियों के रुकने के लिए बनाई जाती थी, क्योंकि ये जो भिक्षु और भिक्षुणियाँ होती थी ये एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, लेकिन कभी कभी रास्ते के अंदर तबीयत खराब होने, मौसम खराब होने की वजह से इनको रुकना पड़ता था। अब ये किसी के घर में तो रुकते नहीं थे, तो इसीलिए इनको आश्रय देने के लिए व्यापारियों के द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा गुफाओं का निर्माण करवाया गया, ठीक है, चट्टानों को काटकर, जिसको बाद में क्या बोला गया? विहार बोला गया। दैट इज क्लियर? ओके, विहार कहा गया, ठीक है। मौर्य काल के दौरान जैन और बौद्ध भिक्षु सामान्यतः इन गुफाओं, विहार यानी निवास स्थलों के रूप में उपयोग करते थे। इन गुफाओं का यूज करते थे रहने के लिए, ठीक है, जबकि आरंभिक गुफाओं का उपयोग आजीवक किया करते थे। देखो अब बाद में तो देखो भिक्षु भिक्षुणियाँ इसका यूज करने लगे गुफाओं का, लेकिन सबसे पहले प्राचीनतम समय में जब आदि मानव हुआ करते थे उस वक्त आजीवक, ठीक है, जो लोग अपने जीवन को यापन करने के लिए, अपना जीवन बचाने के लिए यूज किया करते थे, किसका? गुफाओं का। लोग रहने के लिए, जंगली जानवरों से बचने के लिए, आपदा और बारिश आंधी से बचने के लिए, गर्मी सर्दी से बचने के लिए आदिवासी आखेटक होते थे वो गुफाओं का यूज करते थे, लेकिन बाद में भिक्षु भिक्षुणियाँ रुकने के लिए करते थे, ठीक है। वहीं बाद में इनको मठों के रूप में बोला जाने लगा। इन्हीं गुफाओं को बाद में क्या कहा जाने लगा? मठ कहा जाने लगा, ठीक है। फिर ये मठों के रूप में लोकप्रिय हो गए। मौर्य काल के दौरान गुफाओं की विशेषता अधिकतर हो गई थी, ठीक है। उसके जो अंदर की जो दीवारें होती थी उनको पॉलिशदार दीवारें, पॉलिश कर दिया जाता था, ठीक है। अंदर वाली दीवारों को, अंदर वाली साइड वाली दीवारों को पॉलिश कर दिया जाता था, पॉलिश करके चमकदार बना दिया जाता था, ठीक है। और एंट्री करने के लिए जो गेट थे, ठीक है, जो गेट थे उसको डिजाइन कर दिया जाता था इस तरीके से, ठीक है, डिजाइन करके बना दिया जाता था, इसके ऊपर मूर्तियां लगवा दी जाती थी। ओके, क्लियर है? तो इस तरीके की गुफाओं का जो निर्माण हुआ वो हुआ मौर्य काल के अंदर। फिर बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट गुफाएं जो है वो है नास्तिक की गुफाएं, ठीक है। नास्तिक की गुफाएं मौर्य काल से संबंधित अब बात कर रहे हैं। मौर्य काल से, हड़प्पा सभ्यता काल के बाद में मौर्य काल आता है, ठीक है। मौर्य काल से संबंधित बात कर रहे हैं। अभी वो गांधार शैली और वो दूसरी जो शैली आएगी और दूसरी अजंता की गुफाएं जो आएंगी वो भी हम देखेंगे, ठीक है। वो सारी चीजें हम क्लियर कर लेंगे। अब देखो गुफा स्थापत्य कला के अंदर नास्तिक की गुफाएं जो है, नास्तिक की गुफाएं 24 बौद्ध गुफाओं का समूह है। 24 बौद्ध गुफाओं का समूह है, ठीक है, ग्रुप है, जिसको नास्तिक की गुफाएं बोलते हैं। इसको पांडव लेनी भी कहा जाता है, पांडव लेनी, ठीक है। ये यहां पर गैप आएगा पांडव के बाद में। ओके, क्या कहा जाता है? 24 बौद्ध गुफाओं के समूह को कहते हैं पांडव लेनी भी कहा जाता है। ये पहली सदी के दौरान निर्मित की गई थी, पहली सदी के दौरान निर्मित की गई थी, जिसके ऊपर किसका प्रभाव है? हीनयान संप्रदाय का। हीनयान संप्रदाय, ठीक है, संप्रदाय समूह, लोगों का ग्रुप। ओके, हीनयान संप्रदाय से संबंधित है, यानी हीनयान संप्रदाय के द्वारा बनवाई गई थी ये गुफाएं, ठीक है। बाद में महायान संप्रदाय के द्वारा इसके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस करवा दिया गया, जैसे कि लाल किला है, लाल किला पहले किसी और के द्वारा बनाया गया, लेकिन बाद में जब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा खराब होने लगा तो इसके अंदर थोड़े बहुत बदलाव कर दिए जाने लगे। तो वो बदलाव जिसके द्वारा किए गए वो अलग संप्रदाय होगा, जिसने लाल किला मूल रूप से बनाया था वो संप्रदाय अलग होगा। ये एक एग्जाम्पल है। ओके, समझ आ गया? जब पहली गुफाएं बनाई गई तो सबसे पहले हीनयान का प्रभाव था, लेकिन बाद में महायान का संप्रदाय का प्रभाव हो गया। लेकिन ये दोनों संबंधित किससे थे? ये दोनों संबंधित बौद्ध से ही थे, ठीक है। हीनयान संप्रदाय के अंदर तो गुफाओं के अंदर बौद्ध की उपस्थिति सिंहासन और पद चिन्ह के रूप में की जाती थी, यानी कि महात्मा बुद्ध की मूर्ति नहीं रखी जाती थी, सिर्फ सिंहासन रखा जाता था, ठीक है, सिंहासन, क्योंकि बौद्ध धर्म जो है वो मूर्ति कला, मूर्तियों को, मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित नहीं करता है। तो हीनयान संप्रदाय के अंतर्गत बौद्ध की उपस्थिति सिंहासन और पद चिन्ह के रूप में की जाती थी। पद चिन्ह, ओनली चिन्ह, सिंहासन रख दिया जाता था, बस उसी को माना जाता था कि ये महात्मा बुद्ध की, ठीक है, जगह है, उसी रूप में इनको पूजा की जाती थी, ठीक है। और फिर जब हीनयान की बात आई, महायान की बात आई, तो महायान के अंदर इन गुफाओं के अंदर बुद्ध की मूर्तियां भी बनाई जाने लगी। पहले तो केवल सिंहासन बनाया जा रहा था गुफाओं के अंदर हीनयान के वक्त, लेकिन जब महायान संप्रदाय आया उस वक्त बुद्ध की मूर्तियां भी बनाई जाने लगी, ठीक है।
ये जो स्थल है ये जल प्रबंधन की उत्कृष्ट प्रणाली को दर्शाता है। ठीक है, कौन सा? नासिक की गुफाओं की जो जगह है वो जल की उत्कृष्ट प्रणाली को दर्शाता है। हड़प्पा सभ्यता के बाद में जल की उत्कृष्ट प्रणाली को कौन बता रहा है? प्रबंध को वो बता रही है नासिक की गुफाओं वाला क्षेत्र। ठीक है, जो चट्टानों से काटकर बनाए गए तालाबों की उपस्थिति से पता चलता है, इंगित होता है। ठीक है, इंगित। क्लियर है? चट्टानों को काटकर तालाबों की उपस्थिति से पता चलता है कि यहाँ पर जल प्रबंधन की अच्छी व्यवस्था थी। क्लियर है? नासिक की गुफाएं 24 बौद्ध गुफाओं का समूह है जिसे पांडवलेनी भी कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा ये पहली सदी में बनाई गई थी, जिस पर हीनयान और महायान दोनों संप्रदायों का प्रभाव देखा जा सकता है। हीनयान संप्रदाय के अंदर तो गुफाओं के अंदर केवल सिंहासन और पद चिन्ह के रूप में बुद्ध की उपस्थिति को दर्शाया गया है, लेकिन महायान संप्रदाय ने गुफाओं के अंदर बुद्ध की मूर्तियों को स्थापित किया गया। लेकिन ये जो नासिक गुफाओं का स्थल है ये जल प्रबंधन की उत्कृष्ट प्रणाली से को भी बताता है, क्योंकि ये जो चट्टाने हैं, यहाँ पर जो चट्टाने हैं उनको काट कर तालाब बनाए गए हैं। क्लियर है? मुझे लगता है ये समझ आ गया होगा। फिर बात आती है मूर्ति कला। मूर्तियों का मुख्य रूप से उपयोग स्तूप की सजावट, तोरण और मेधी में, मेधी जो था ना हमारा, ये बिल्कुल ये स्तूप है और ये अंदर यहाँ पर मेधी जहाँ पर अवशेष रखे जाते हैं, ठीक है, कलश के अंदर। ओके, वहाँ पर तोरण, दरवाजों पर और गेट के ऊपर दरवाजों पर मूर्तियों का उपयोग किया जाता था, जो धार्मिक अभिव्यक्ति के रूप में होता था। ठीक है, धार्मिक अभिव्यक्ति के रूप में मूर्तियों का यूज होता था। जैसे कि अब भगवान विष्णु की मूर्ति, शिव की मूर्ति बनाई जाती है, उसी तरीके की बात हो रही है। मौर्य काल की दो प्रसिद्ध मूर्तियां यक्ष और यक्षिणी हैं। याद रखना, मौर्य काल की प्रसिद्ध मूर्तियां कौन सी है? यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां हैं। ठीक है, क्लियर है? यह तीन धर्मों जैन, हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित है। यक्षिणी का सबसे पुराना उल्लेख हमें तमिल रचना शिल्पाधिकारम में मिलता है। यक्षिणी का सबसे पुराना उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तमिल रचना शिल्पाधिकारम में मिलता है। इसी प्रकार सभी जैन तीर्थकर यक्षिणियों से संबंधित है। क्लियर है? मूर्ति कला किससे संबंधित है? यक्ष और यक्षिणी से। क्लियर है? ये तीनों धर्मों से संबंधित है, हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म से। यक्षिणी का सबसे पुराना हमें उल्लेख मिलता है तमिल की रचना शिल्पाधिकारम के अंदर। क्लियर है? अब बात करते हैं मृद भांड। ठीक है, मौर्य काल में मृद भांडों को सामान्यतः, मौर्य काल के अंदर जो मृद भांड होते थे, बर्तन होते थे, उनको कहते थे उत्तरी काले पॉलिशदार मृद भांड, NBPW, नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर। ठीक है, उत्तरी काले पॉलिशदार मृद भांड। ठीक है, नॉर्थ, अब ये आप याद रखना, ठीक है ना। NBPW का मतलब होता है उत्तरी काले पॉलिशदार मृद भांड या फिर चित्रित धूसर मृद भांड। अब आप कहीं पर भी सुनो ना उत्तरी काले पॉलिशदार मृद भांड, तो वो किससे संबंधित होंगे? मौर्य काल से संबंधित होंगे। मौर्य काल के अंदर जो लोग रहते थे वो उत्तरी काले पॉलिशदार मृद भांडों का यूज करते थे। ये जो मृद भांड होते थे ये बहुत ज्यादा चमकीले हुआ करते थे, काले रंग के होते थे। वैसे इन मृद भांडों का यूज विलासिता की वस्तुओं के रूप में किया जाता था। विलासिता यानी शराब पीने के लिए ज्यादा किया जाता था। ठीक है, इन्हें प्राय उच्चतम स्तर के मृद भांडों के रूप में संदर्भित किया जाता है, यानी इन बर्तनों को कहा जाता है ये बेस्ट क्वालिटी के बर्तन थे उस वक्त। दैट इज क्लियर? ओके, मुझे लगता है आज का पूरा पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। इस वीडियो का PDF फाइल आप ले सकते हैं। इस वीडियो का PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसे आप अबाउट में जाकर, ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं। आप चैनल के अबाउट में जाएंगे, वहां पर टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा और इस वीडियो का PDF फाइल है 89। ओके, PDF फाइल का पासवर्ड है 89। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।